कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव असल में एक ट्रेडिंग कंपनी ने रखी थी? एक ऐसी कंपनी जो अपने देश से मतलब इंग्लैंड से कोई 5,000 मील दूर काम कर रही थी। तो आज हम भारत के संविधान की इसी दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें मुनाफा है, बगावत है और आखिर में आज़ादी है। तो सवाल ये है कि अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य को इतनी दूर से चला कैसे रहे थे। देखिए, उनके पास कोई रेडीमेड प्लान तो था नहीं। ये सब एक तरह का ट्रायल एंड एरर था। मतलब कानूनों का एक लंबा सिलसिला जिसमें कुछ कामयाब हुए, कुछ बुरी तरह फेल, और इन सब ने मिलकर भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है हमारी आज की यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। हम एक कंपनी के बेकाबू राज से शुरू करके एक पूरे देश के संविधान के बनने तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी अपनी सेना है, अपने कानून हैं और वो एक विशाल इलाके पर राज कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी सच कहें तो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया था कि बहुत देर होने से पहले इस पर लगाम कसनी ही पड़ेगी। तो समाधान निकला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। ये पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने कहा, रुको एक मिनट, ये सिर्फ व्यापार नहीं है, हम यहाँ एक पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। ये उस विशालकाय कंपनी को काबू में करने की बहुत बड़ी कोशिश थी। इस एक कानून ने ना सत्ता का पूरा खेल ही बदल दिया। अचानक से एक गवर्नर जनरल आ गया जो सबसे ऊपर था। एक सुप्रीम कोर्ट बन गया जो कंपनी से सवाल कर सकता था, और अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थीं, बॉम्बे और मद्रास, उन्हें मिलकर काम करना था। ये भारत में एक असली सेंट्रलाइज्ड सरकार बनाने का पहला गंभीर प्रयास था। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने शिकंजा और भी कस दिया। सरकार ने कंपनी को एक साफ साफ मैसेज दिया, देखो, तुम अपना व्यापार संभालो, लेकिन राजनीति अब हमारे हाथ में होगी। ये पावर के बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर साल आया 1857। इस विद्रोह ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक कांप गई। इसके बाद कंपनी के लिए तो खेल ही खत्म हो गया। अब सत्ता सीधे क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गई। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने मानो इतिहास की किताबें ही बदल दीं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 250 साल के शासन को एक झटके में खत्म कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर। भारत अब ऑफिशियली ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था। इस नए सिस्टम के तहत भारत पर शासन करने वाली हर शक्ति की जड़ें लंदन में थीं। वायसराय से लेकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक सारे बड़े फैसले हजारों मील दूर लिए जा रहे थे। भारत पर शासन करना अब एक पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक मशीन बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश कंट्रोल मजबूत हो रहा था, एक नई ताकत भी उभर रही थी, और वो थी भारतीय राष्ट्रवाद की। अब कहानी का फोकस बदलता है। अब ये कहानी उन भारतीयों की है जो अपने ही देश के शासन में अपनी आवाज की मांग कर रहे थे। साम्राज्य के अंदर से ही एक प्रतिरोध खड़ा हो रहा था। 1861 में सत्ता के उस मजबूत किले में एक छोटी सी दरार नजर आई। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। हाँ, ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन ये आने वाले बड़े बदलावों का एक साफ संकेत था। 1909 में अंग्रेजों ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका सीधा सा मतलब था कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते हैं। ये फूट डालो और राज करो की एक क्लासिक चाल थी, जिसने भारत में धार्मिक बंटवारे के ऐसे बीज बो दिए जिसके भयानक नतीजे हमें दशकों बाद देखने को मिले। फिर 1919 में अंग्रेजों ने भारतीयों को और शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। उन्होंने द्वैध शासन यानी डायोर्ची नाम का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया। मतलब सोचिए कि सरकार के कुछ विभाग जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन जो सबसे जरूरी विभाग थे जैसे वित्त और पुलिस, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो शुरू से ही फेल होने के लिए बनी थी। अब हम उस एक्ट पर आते हैं जिसे भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक बहुत बड़ा, बहुत ही जटिल दस्तावेज था। ये एक पूरे उपमहाद्वीप को चलाने के लिए अंग्रेजों का आखिरी और सबसे बड़ा डिजाइन था। 321
सिर्फ ये नंबर ही 1935 के एक्ट के विशाल आकार और उसकी जटिलता को बताने के लिए काफी है। ये कोई छोटा-मोटा कानून नहीं था, ये एक पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए तैयार किया गया एक डिटेल्ड खाका था। इस एक्ट ने भारतीय शासन का पूरा ढांचा ही बदल दिया। इसने प्रांतों को अपने मामलों में ज्यादा कंट्रोल दिया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को साफ-साफ बांटा और उन इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी जो आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारा सुप्रीम कोर्ट। और अब कहानी का आखिरी और सबसे हैरान करने वाला मोड़, कि कैसे भारत ने आज़ादी पाने के बाद अपना भविष्य बनाने के लिए उन्हीं औपनिवेशिक कानूनों की तरफ देखा जिनसे वो इतने सालों से लड़ रहे थे। देखिए, आज़ादी के लिए दशकों तक संघर्ष करने के बाद कोई भी सोचेगा कि भारत के नेता अपने पुराने शासकों के कानूनों से पूरी तरह पीछा छुड़ाना चाहेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना संविधान लिखना शुरू किया तो उन्होंने प्रेरणा के लिए एक बहुत ही जाने पहचाने सोर्स की ओर देखा। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कितना कुछ सीधे सीधे उठा लिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर का पद, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे लोकतंत्र की जो पूरी प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी है वो सीधे 1935 के एक्ट से ली गई थी। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम था जो पहले से मौजूद था और काम कर रहा था। ये सवाल हमें भारत के संवैधानिक इतिहास की इस उलझी हुई लेकिन दिलचस्प विरासत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे शासन, हमारी राजनीति और हमारे समाज को एक आकार दे रही है।